अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। सच कहते हैं कि जब औलाद जवान हो जाए तो इनका कमरा अलग कर देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो इनको अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल होता है और वो कोई भी हरकत कर सकता है। और इस उम्र में कब शैतान हावी हो जाए पता ही नहीं चलता, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी सच्चाई हमारे सामने आती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक सच जब मेरे सामने आया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी माँ को मैंने खुद वो करते देखा कि मेरे होश उड़ गए। जब से अब्बा परदेस गए थे, मैं अम्मा के साथ ही सोने लगा था। अम्मा अक्सर मुझे कहती कि अब तो बड़ा हो रहा है, अलहदा बिस्तर पर सोया कर। लेकिन मुझे अलहदा नींद ही नहीं आती थी। कुछ खौफ था, कुछ अब्बा के चले जाने का गम। इसीलिए अम्मा के लाख मना करने के बावजूद भी मैं हर रात अम्मा से चिपक कर लेट जाता और अम्मा के बाजू पर अपना सर रखकर इनके बालों से खेलने लगता। अम्मा की बाहें मेरे लिए सुकून की वो जगह थी जहां मैं हर खौफ से आज़ाद होकर सो जाया करता था। लेकिन पता नहीं अम्मा को क्या परेशानी थी कि वो हर रात बस यही कहती कि अब तू अलग सोया कर। एक रात तो अम्मा ने मेरा बिस्तर अलहदा ही लगा दिया। कहने लगी कि मेरे साथ लेटने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा की बात सुनकर मैं रोने लगा। दूसरे कमरे में सोना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैंने अम्मा को इतना ज़्यादा परेशान किया कि वो तंग आ गईं और मैं फिर दोबारा इनके बिस्तर में ही घुस गया। कुछ ही देर बाद मुझे बहुत गहरी नींद लग गई थी, लेकिन आधी रात को अम्मा ने मुझे पूरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मैं नींद में ही उठ बैठा। इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं हक्का बक्का सा अम्मा को देखने लगा कि क्या हुआ है अम्मा। अम्मा गुस्से में कहने लगी, अभी और इसी वक्त दूसरे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जा, खबरदार जो अब मेरे साथ सोने की बात की। अम्मा इस कदर शदीद गुस्से में थी कि मेरी जान निकल गई थी। मैंने कभी अम्मा को इतने गुस्से में नहीं देखा था, खासकर अब्बा के परदेस जाने के बाद से। तो अम्मा ने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी। लेकिन पता नहीं मैंने नींद में ऐसी कौन सी हरकत कर दी थी कि अम्मा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। अम्मा को गुस्से में देखकर मैं इस कदर खौफजदा हुआ था कि खामोशी से उठकर दूसरे कमरे में चला आया था। लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। हमेशा की तरह मुझे डर लगने लगा था। सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। मैं एक छोटे से कंबल में लेटा थर थर काँप रहा था। ऐसे ही एक आधा घंटा गुजर गया और फिर मुझे मज़ीद खौफ ने सताया। छोटी सी छोटी आहट पर मेरा दिल घबरा जाता और ऐसा लगता जैसे कोई मेरा गला दबा देगा। खुद ब खुद ही मेरा दम घुटने लगा था। मैं सर्दी से भी बहुत ज़्यादा परेशान था और फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अब तक तो अम्मा सो चुकी होंगी। मैं खामोशी से इनके कमरे में जाकर लेट जाऊंगा तो इन्हें पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से कम अज़ कम मुझे नींद आ जाती। यही सोचकर मैं दबे पाँव अपने कमरे से निकला और अम्मा के दरवाजे के पास पहुंच गया। कुछ डरते डरते मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला कि कहीं अम्मा जाग ना जाएं, मगर अंदर के मंजर ने तो मेरे होश ही उड़ाकर रख दिए। मेरे सामने मेरी अम्मा बिना मेरा नाम यावर है, मैं 13 साल का हूँ और एक बड़े से स्कूल में 7वीं जमात में पढ़ता हूँ। मैं जब 10 साल का था तो मेरे अब्बा हमें छोड़कर परदेस चले गए थे ताकि मेरा मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। अम्मा नहीं चाहती थी कि अब्बा इन्हें छोड़कर परदेस जाएं, लेकिन अब्बा को लगता था कि अगर वो परदेस नहीं जाएंगे तो हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे। अब्बा की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर नहीं अब्बा की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन हालात की वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाए थे और अब यही ख्वाब वो मेरे लिए देखने लगे थे। परदेस जाने का फैसला भी अब्बा ने इसीलिए किया था ताकि इतना पैसा कमा सकें कि मुझे डॉक्टरी की डिग्री दिलवा सकें। काफ़ी वक्त अम्मा और अब्बा का इस बात को लेकर झगड़ा भी रहा था। अम्मा अकेले नहीं रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरी खातिर अब्बा अम्मा को छोड़कर प्रदेश चले गए और इस वक्त हमारी तन्हाई का आगाज़ शुरू हुआ। अब्बा के जाने के बाद अम्मा को अकेले ही घरदारी भी देखना पड़ी और घर के बाहर के मामलात भी। मेरे स्कूल का कोई मामला होता या फिर सौदा सलफ लाना, अम्मा अकेले ही भाग दौड़ करती। और फिर हमारी गली के ही रियासत चचा ने हमारे घर के काफ़ी सारे फ़र्ज अपने कंधों पर ले लिए। वो जानते थे कि अब्बा की गैर मौजूदगी में अम्मा को बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, इसीलिए सौदा सल्फ लाना और बिल वगैरह जमा करवाना रियासत चचा की जिम्मेदारी हो गई। वो खुद ही हमारे दरवाजे पर आते और अम्मा के दस्तियों काम निपटा देते। दरअसल रियासत चचा अब्बा के दोस्त भी थे, इसलिए अम्मा को भी इन्हें कोई काम कहते हुए दिक्कत नहीं होती थी।
और इस बात से गली मोहल्ले वाले भी वाकिफ थे। अब्बा को जाकर साल हुआ तो रियासत चचा का अमल दखल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो अक्सर हमारे घर के अंदर भी आने लगे, लेकिन वो इसी वक्त आते जब मैं घर पर मौजूद होता। मुझसे मेरी पढ़ाई वगैरह के बारे में भी सवाल जवाब करते और अब्बा बाहर से जो पैसा भेजते, इसे रियासत चचा ही हम तक पहुंचाया करते थे। अम्मा को तो बैंकारी वगैरह का कुछ इल्म ही नहीं था, इसीलिए अब्बा सारा पैसा रियासत चचा को ही भेजते थे। जिंदगी एक पुरसुकून डगर पर गुजर रही थी, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। मैं भी अपनी अम्मा के साथ खुश था। अम्मा भी अब्बा के बगैर आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर गई थी, क्योंकि ज़्यादातर जिम्मेदारियां रियासत चचा ने उठा ली थी। लेकिन अक्सर अम्मा अब्बा को ज़रूर याद करती और कहती कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए मुझे तन्हाई दे दी है। ये कहते हुए अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं प्यार से इनके गले लगता और कहता, जल्दी मैं डॉक्टर बनूंगा और फिर अब्बा वापस आ जाएंगे। हम सब मिलकर एक साथ एक बड़े से घर में रहेंगे। ये सुनकर अम्मा का चेहरा खिल उठता था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब सी बात हुई। मैं स्कूल से वापस लौटा तो मुझे अम्मा के कमरे से बातों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे अब्बा वापस आ गए हों। मैं खुशी में दौड़कर अम्मा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि अम्मा बिस्तर पर लेटी थीं और रियासत चचा इनके काफ़ी नज़दीक बैठे थे। मैं हैरत से इन दोनों को देख रहा था। ये पहली बार था जब मैंने रियासत चचा को अपनी अम्मा के इतने करीब देखा था। मुझे देखकर इनके चेहरे पर घबराहट के आसार आ गए। फिर वो कहने लगे, बच्चे तुम कहाँ रह गए थे? अम्मा की इतनी तबीयत ख़राब थी। मैंने एक नज़र अम्मा के चेहरे पर डाली तो वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। मैं बस हैरत से ही इन दोनों को देखता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो अम्मा उठकर बैठ गईं। रियासत चचा अम्मा को खुदा हाफिज कहकर निकल गए। इनके जाने के बाद मैंने अम्मा से पूछा, आपको क्या हुआ था? अम्मा ने मुस्कुरा कर मेरे गाल पर हाथ फेरा और कहने लगी, कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तुम्हारे रियासत चचा से कहकर दुआ मंगवा ली थी। ये कहते हुए अम्मा के चेहरे पर मैंने अजीब से रंग देखे थे, जैसे वो झूठ कह रही हों, कुछ छुपा रही हों। मगर मैं इतना बड़ा नहीं हुआ था कि अपनी अम्मा से सवाल जवाब करता या इस बात का कोई मतलब ही निकालता, इसलिए खामोश हो गया। मगर ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। 2 दिन बाद मैं स्कूल से घर लौटा तो अम्मा घर पर नहीं थी। मेरे पास घर की एक्स्ट्रा चाबी होती थी, इसीलिए मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। काफ़ी देर हो गई, अम्मा वापस नहीं आई थी। मैंने यूनिफॉर्म भी तब्दील कर लिया। खाना बना हुआ था। मैं खाना खाकर यहाँ वहाँ टहलने लगा और फिर दोपहर के बाद अम्मा वापस आई तो मैंने इनसे परेशानी से पूछा कि वो कहाँ चली गई थी, क्योंकि बहुत अरसे से अम्मा ने कभी इस तरह इतनी देर तक घर से बाहर वक्त नहीं गुजारा था। अम्मा कहने लगी कि कहीं नहीं, बस बाजार तक गई थी। मैंने अम्मा के हाथ देखे, दोनों हाथ खाली थे। मैंने हैरत से पूछा, आप किसके साथ गई थी? क्योंकि अम्मा जब घर में दाखिल हुई तब रियासत चचा की मोटरसाइकिल रुकने की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी और मुझे यकीन था कि वो रियासत चचा के साथ ही गई होंगी। मगर अम्मा ने अलग ही बात की। वो कहने लगी, मैं अकेली गई थी, रिक्शे में लौटी हूँ। अम्मा की बात पर मैं चौंक सा गया, क्योंकि रिक्शे की तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा था, रियासत चचा ही अम्मा को छोड़कर गए थे। मैं तकरीबन 11 साल का हो चुका था और 12वें साल में लगने वाला था। कुछ कुछ चीज़ों की समझ मुझे आने लगी थी और सच और झूठ का फ़र्क भी मैं महसूस करने लगा था। और इस वक्त अम्मा की बातें सुनकर मुझे पक्का यकीन था कि वो गलत बयानी से काम ले रही हैं। लेकिन अम्मा को मुझे झूठ कहने की क्या ज़रूरत थी? वो मुझे बता सकती थी कि वो चचा रियासत के साथ गई थी और इससे पहले भी चचा हमारे बहुत से काम करते थे। अगर वो सच बताती तो मुझे कोई एतराज़ ना होता, ना ही मेरी उम्र इतनी थी कि मैं इनसे कोई सवाल करता। मगर अम्मा ने झूठ का सहारा लेकर मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था। मैंने अम्मा से मज़ीद कोई बात नहीं की थी और अपने कमरे में बंद हो गया था। मुझे अब्बा की बहुत याद आ रही थी। शाम के वक्त अब्बा का फ़ोन आया तो मैंने अब्बा से कहा कि आप वापस कब आएंगे? अब्बा कहने लगे कि 5 साल से पहले मेरी वापसी मुमकिन नहीं है। मैं बार बार आने जाने पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता। तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो ताकि मैं तुम्हें डॉक्टर बनता हुआ देख सकूं। मैंने अब्बा से कहा कि मुझे आपकी बहुत याद आती है, आप कुछ दिनों के लिए लौट आएं। लेकिन अब्बा ने इनकार कर दिया। वो कहने लगे कि मेरा वापस आना मुमकिन नहीं है। मैं चाह कर भी अब्बा को बता ना सका कि मैं कुछ अजीबो गरीब सी चीज़ें महसूस कर रहा हूँ। अम्मा का रवैया कुछ ठीक नहीं है और रियासत चचा का अमल दखल भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है।
लेकिन अब्बा 7 समंदर पार बैठे थे। अगर मैं ऐसी कोई भी बात कहता तो पता नहीं वो किस तरह से पेश आते। बस इसीलिए मैंने अब्बा से कुछ भी ना कहा। अलबत्ता मेरे फ़ोन रखने के बाद अम्मा ने नाराज़गी से मुझे देखा और कहने लगी, अपने अब्बा से वापसी का ना कहा करो, वो तुम्हारी खातिर इतनी दूर गए हैं। तुम बार बार इन्हें आने का कहोगे तो इनका दिल खराब होगा। 5 साल की ही तो बात है, 1 साल गुजर चुका है, आहिस्ता आहिस्ता 4 साल भी गुजर जाएंगे। अब तो हमें भी इनके बगैर रहने की आदत हो गई है। अम्मा की बात सुनकर मैंने हैरत से अम्मा को देखा। कहाँ तो अम्मा अब्बा को भेजने के लिए राजी नहीं थी, अब्बा से इस कदर झगड़े किया करती थी, और आज अम्मा को 4 साल काटना आसान लग रहे थे, जबकि मुझे अब्बा की बहुत याद आ रही थी। अम्मा का ये बदला बदला रवैया मुझे हैरान कर रहा था। इतनी सुबह मैं स्कूल जाने के लिए निकला तो मेरे दोस्त के अब्बा मुझे स्कूल के बाहर ही टकरा गए, और फिर उन्होंने बहुत ही अजीब सी बात की। मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद रियासत ने बड़ी खूब जिम्मेदारी संभाली है। अब तो तुम्हें अब्बा की कमी भी महसूस नहीं होती होगी। कल भी तुम्हारी माँ इसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी कहीं जा रही थी। लगता है कि रियासत ने अपने घर से ज्यादा तुम्हारा घर संभाल लिया है। इनका अंदाज इतना तंज भरा था कि मेरा दिल जल उठा था। मैं इतना भी बच्चा नहीं था कि इनकी बात का मतलब ही समझ ना पाता, और अब तो धीरे धीरे मुझे बहुत कुछ समझ आ रहा था। मैंने गुस्से में इनसे कुछ ना कहा, लेकिन सारा दिन एक अनदेखी आग में जलता रहा, और जब घर लौटा तो अपना बस्ता फेंक दिया। अम्मा मुझे देखकर कहने लगी, क्या बात है, क्यों गुस्से में हो? मैंने बस एक नज़र अम्मा पर डाली और इनसे कुछ भी ना कहा। जो बात अम्मा ने मुझसे छुपाई थी वो मेरे दोस्त के अब्बा ने मेरे मुंह पर दे मारी थी। मुझे बता दिया था कि अम्मा रिक्शे में नहीं बल्कि रियासत चचा के साथ ही कहीं गई थी। मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया और गुस्से में अपने कमरे में बंद हो गया। अम्मा काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटती रहीं और फिर खामोश हो गईं। जैसे ही रात हुई मैं अम्मा के कमरे में सोने के लिए पहुंच गया। अम्मा से लाख नाराज़गी से ही, लेकिन अम्मा के बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। मैं अम्मा के साथ लेटा तो वो खुद ही मेरे बालों में हाथ फेरते हुए पूछने लगी कि मुझे क्या हुआ था, मगर फिर भी मैंने कोई जवाब ना दिया। सुकून तो मुझे अम्मा के पास ही आता था, इसलिए लेटते ही कुछ देर के बाद सो गया। और जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो दिन के 11 बज रहे थे। इतवार का दिन था। छुट्टी की वजह से अम्मा ने मुझे नहीं उठाया था। अलबत्ता बाहर सहन से बातों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं उठकर कमरे के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि मुझे सहन में रियासत चचा नजर आ गए। वो दबी दबी आवाज़ में अम्मा से कह रहे थे कि हमें यावर को सब कुछ बता देना चाहिए, आज नहीं तो कल इसे पता चल ही जाएगा। अम्मा कह रही थी कि अगर मैंने यावर को कुछ भी बताया तो वो फौरन अपने बाप को बता देगा। आप बेफिक्र रहें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पिछले 6 महीने से भी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे भी कुछ वक्त ऐसे ही निकल जाएगा। जब वक्त सही आएगा तो मैं खुद सबको बता दूंगी। रियासत चचा कहने लगे, देख लें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और मामला हाथ से निकल जाए। यावर वैसे भी बड़ा हो रहा है, बातों को समझने लगा है। जब बाद में इसे ये बात पता चलेगी तो वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। अम्मा कहने लगी, यावर की फिक्र आप ना करें, इसे मैं खुद ही संभाल लूंगी। फिलहाल वो छोटा है और उसे इन बातों की इतनी समझ नहीं है। इन दोनों की बात सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं वापस चारपाई पर आकर बैठ गया और सोच में पड़ गया कि आखिर अम्मा मुझसे क्या छुपा रही हैं। रियासत चचा और अम्मा के दरमियान क्या चल रहा है। कुछ देर बाद बातों की आवाज़ बंद हो गई थी। शायद रियासत चचा जा चुके थे, और फिर अम्मा कमरे में आई तो मुझे जागता देखकर चौंक उठी और कहने लगी, तुम कब उठे? मैंने झूठ कह दिया कि बस अभी अभी उठा हूँ। अम्मा मुस्कुराई, कहने लगी, सर्दी की वजह से मैंने खुद तुम्हें नहीं उठाया था। अब तुम उठ ही गए हो तो नाश्ता करो और फिर पढ़ाई करने बैठ जाओ। तुम्हारे इम्तहानात नज़दीक हैं। मैंने तुम्हारे रियासत चचा को कह दिया है कि वो रोज़ाना शाम में आकर तुम्हें रियाजी पढ़ा दिया करेंगे। तुम रियाजी में कमज़ोर हो ना, इसीलिए रियासत ने खुद कहा है कि वो तुम्हारी मदद कर देंगे। अम्मा के मुंह से रियासत चचा का नाम सुनकर मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगा था। अब्बा से कहीं ज़्यादा अहमियत रियासत चचा को हासिल हो चुकी थी, जो मेरे सगा चचा भी नहीं थे। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। रियासत चचा रोज़ मेरे घर आकर मुझे रियाजी पढ़ाते। अम्मा भी हमारे आसपास ही रहती और रियासत चचा से काफ़ी बातचीत भी करती थी। इन दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई पर्दा या झिझक भी नज़र नहीं आती थी। अब तो गली मोहल्ले वाले भी दबे दबे लफ्ज़ों में हमारे हवाले से बातें करने लगे थे।
कभी कभी कोई मुझे रोक कर ये पूछ भी लेता कि तुम्हारे अब्बा कब लौटेंगे, कब तक रियासत चचा तुम्हारे घर की जिम्मेदारी उठाएगा, और मैं शर्मसार हो जाता। ऐसे ही दूसरा साल भी गुजर गया और तीसरा साल शुरू हुआ, लेकिन हालात पहले जैसे ही रहे। रियासत चचा का अमल दखल कम होने की बजाय और भी बढ़ गया, और अम्मा छोटी छोटी बातों पर मुझसे काफ़ी झूठ बोलने लगी थी, जो मुझे पता भी चल जाते, लेकिन मैं बस अम्मा का भरम रखने के लिए खामोश हो जाता। मैं अभी भी अम्मा के साथ अम्मा के बिस्तर पर ही सोता था, लेकिन एक दिन अम्मा कहने लगी, तुम 13 साल के होने वाले हो, बड़े हो गए हो, अब तुम्हें मेरे साथ एक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, बराबर वाले कमरे में सोया करो। मैंने अम्मा को मना किया कि मुझे डर लगता है। ये बात अम्मा को भी मालूम थी। वो कहने लगी, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपने अंदर का डर निकालो और अब तन्हा रहने की आदत डालो। मैं हमेशा तुम्हारे सर पर नहीं रहूंगी। अम्मा की बात सुनकर मैं इनके सीने से लग गया और कहा, अम्मा मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपके साथ ही सोऊंगा। मैंने रोना शुरू किया तो अम्मा ने मुझे अपने साथ सुला लिया, लेकिन फिर आधी रात को उन्होंने मुझे नींद में से उठाकर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए, जाओ दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने अम्मा को आज तक इतने शदीद गुस्से में नहीं देखा था। बस इसीलिए मैं अम्मा की बात मान गया और खामोशी से उठकर दूसरे कमरे में चला गया। एक तो सर्दी शिद्दत की थी, दूसरा मुझे रात को डर लगता था। मैं अम्मा की बात मानकर यहाँ आ तो गया था, लेकिन मुझे हरगिज़ भी नींद नहीं आ रही थी। हर आहट पर यही लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में घुस आया हो। और फिर मेरा सब्र खत्म हुआ और मैं सर्दी से कपकपाने लगा। तो मैंने सोचा कि मैं अम्मा के पास चला जाता हूँ। अम्मा तो सो चुकी होगी, मैं अम्मा के कमरे में ही कहीं सो जाऊंगा, इनको पता भी नहीं चलेगा। यही सोचकर मैं इनके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और हल्के से कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देख मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। मेरी अम्मा आधी रात को मेरे सामने बिना लिबास मौजूद थी और इनके जिस्म पर बड़े बड़े जख्म मौजूद थे, जिस पर वो कोई मरहम लगाने में मसरूफ़ थी। इसीलिए इन्हें मेरे आने की खबर नहीं हुई थी। अम्मा के जिस्म पर सुर्ख रंग के बड़े बड़े जख्म देखकर मेरी चीख निकल गई थी। मैं फ़ौरन अम्मा के पास पहुंचा और पूछा, अम्मा ये क्या हुआ है? मुझे देखकर अम्मा के चेहरे का रंग उतर गया। अम्मा ने जल्दी से खुद को चादर में छुपाया और कहने लगी, यावर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना मेरे कमरे में मत आना। मैंने अम्मा से कहा, मुझे बताओ अम्मा ये सब क्या है? अम्मा ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैं रोने लगा तो अम्मा ने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। अम्मा कहने लगी कि इन्हें कैंसर है, जो आहिस्ता आहिस्ता इनके सारे जिस्म में फैल गया है। उन्होंने बहुत से टेस्ट करवाए और इलाज करवाने की कोशिश भी की, लेकिन उनका कैंसर नाकाबिले इलाज है और वो ज़्यादा अरसे की मेहमान नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, ना ही मुझे और ना ही अब्बा को। वो नहीं चाहती कि अब्बा ये सुनकर वापस लौट आएं और मेरे मुस्तकबिल को लेकर जो ख्वाब उन्होंने देखा है वो अधूरा ही रह जाए। अलबत्ता रियासत चचा और इनकी बीवी को इस बारे में इल्म था। रियासत चचा ही इन्हें इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाते थे और वही अम्मा की देखभाल भी कर रहे थे। अम्मा रोते हुए मुझसे कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो यावर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत रवैया बुरा रखा है, लेकिन मैं क्या करती, मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहती थी और मुझे अपने ज़ख्म पर दवा लगानी थी। बस इसीलिए मैंने गुस्सा करके तुम्हें दूसरे कमरे में भिजवा दिया। मैंने तुमसे बहुत दफ़ा झूठ कहा। रियासत मुझे जब भी अस्पताल लेकर जाता तो मैं वापस आकर तुमसे कोई ना कोई झूठ ही कहती थी, ताकि तुम्हें ये पता ना चले कि मैं अस्पताल गई थी। मैंने अपनी ये बीमारी तुमसे इसीलिए छुपाई ताकि तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाओ। तुम्हारे बाप का ख्वाब पूरा हो जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी में कामयाबी हो। मैं तुम्हें अपनी बीमारी से परेशान करना नहीं चाहती थी। अम्मा फूट फूट कर रो रही थी और मैंने अम्मा को सीने से लगा लिया था। इस बात का मुझे बहुत अफसोस था कि मैंने अपनी माँ को गलत समझा। वो तो मेरे मुस्तकबिल की खातिर खामोशी से इतनी बड़ी बीमारी को बर्दाश्त कर रही थी और मैं ये समझ रहा था कि इनका रियासत चचा के साथ कोई मामला है। वो चचा के साथ इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई हैं। मैंने अम्मा से वादा किया था कि मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूँगा और इनकी भी खूब खिदमत करूँगा। मैंने ही अब्बा को अम्मा की बीमारी का भी बताया था, क्योंकि मुश्किल की इस घड़ी में अम्मा को अब्बा की ज़रूरत थी और मैं चाहता था कि अब्बा लौट आएं।
जब अब्बा को पता चला कि अम्मा को इतनी बड़ी बीमारी हो गई है तो वो सब खुद ही छोड़ छाड़ कर वापस आ गए और फिर उन्होंने अम्मा का ख्याल रखना शुरू किया और यहीं पर नौकरी कर ली। मैंने अब्बा से वादा किया था कि मैं सख्त मेहनत करूंगा और स्कॉलरशिप पर मेडिकल में दाखिला लूंगा ताकि इन्हें मेरी फ़ीसों का ज़्यादा बोझ ना उठाना पड़े। अब्बा अम्मा का बड़े से अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मेरी अम्मा ठीक होंगी या नहीं, लेकिन मैं हर रोज़ इनके लिए दुआ करता हूँ। उन्होंने मेरी खातर 2 साल तक खामोशी से अपनी बीमारी को बर्दाश्त किया है और ये बात मेरे लिए नाकाबिले फरामोश है। ऐसा सिर्फ माँ ही कर सकती है, चाहे वो मेरी हो या किसी और की। साथ ही मैं अपने अब्बा को भी बहुत इज्जत की निगाह से देखता हूँ, जिन्होंने मेरी खातिर अपनी जवानी को परदेश में झोंकने का फैसला किया था। मैं दुआ करता हूँ कि मुझे इतनी कामयाबी मिले कि मेरी माँ और बाप दोनों की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। साथ ही मैं रियासत चचा का भी बहुत एहसानमंद हूँ, जिन्होंने गैर होकर हमारा बहुत साथ दिया। सच में रियासत चचा ने दोस्ती का हक अदा किया था।